Hello guys, this is Prashant Gautam. Today I am going to discuss some important facts regarding current electricity which is being asked in board examinations. मैं आपको आज कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं इस लेक्चर में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं बोर्ड से रिलेटेड करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। ओके दोस्तों, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले मुझे करंट के बारे में पता होना चाहिए कि करंट होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले करंट को मैं डिफाइन करूंगा। करंट होता क्या है? करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। आई मींस करंट। इसको कैपिटल आई भी दिखा देते हैं, स्मॉल आई भी दिखा देते हैं। ये सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि इसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता, और दूसरा इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, बशर्ते इसको लोग बोलते हैं कि सर करंट में डायरेक्शन होता है, अगर मैंने वायर को ऐसे रख दिया तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे रख दिया तो ऐसे जाएगा। वो कोई डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक किसी पर्टिकुलर गवर्निंग लॉ को फॉलो करता हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसके पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी वेक्टर होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो अगर कोई पूछे करंट क्या होता है, तो करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब करंट होता क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने एक कंडक्टर बना लिया, दिस इज वायर। ओके दोस्तों, ये तार है। ये तार मतलब कोई मेटेलिक कंडक्टर है। दिस इज मेटेलिक कंडक्टर। अब दोस्तों मेटेलिक कंडक्टर होता क्या है? मेटेलिक कंडक्टर का मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस या वो अप्लायंस जिसके अंदर करंट फ्लो हो जाए। फ्लो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इसको किसी पोटेंशियल से लगाते हैं या किसी बैटरी से लगाते हैं तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब जो करंट जो इंट्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। वो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोई पूछे मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं या मेटल्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। तो जो करंट डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ मूव करेंगे तो करंट का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा, हमेशा अपोजिट होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं कि करंट होता क्या है, तो करंट कुछ नहीं होता। सिंपल भाषा में करंट को ये बोलेंगे कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए। मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए, या मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, उसको क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। तो करंट की यहां से डेफिनेशन आ गई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो आई जो होगा उसका यहां से फॉर्मूला बन गया Q अपॉन T। Q क्या हो गया? आपका चार्ज हो गया, और T क्या हो गया? टाइम हो गया। अब दोस्तों I बराबर Q किस में नापेंगे? कूलाम। किसकी यूनिट होती है? कूलाम। और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ओके, अब जो कूलाम सेकंड जो है वो आपको एम्पियर की यूनिट देगा। किसकी यूनिट देगा? एम्पियर की यूनिट देगा। तो जो करंट होता है, करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, या कूलाम पर सेकंड भी होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि करंट की एसआई यूनिट क्या होगी, उसको हम एम्पियर बोलेंगे या कूलाम पर सेकंड बोलेंगे। अब बात करते हैं इस चार्ज की। ये चार्ज होता क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो एटम के अंदर होता है। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। कूलाम चार्ज की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? चार्ज की यूनिट होती है। अब आप कहोगे सर इसका चार्ज हमें कैसे पता? इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें कैसे पता? ये कैसे निकाला? किसने निकाला?
तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, ये एक फैक्ट के तौर पे आप याद रखिएगा कि इसका जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, एक एक्सपेरिमेंट होता है मिलीकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो वहां से इनडायरेक्ट मेथड से चार्ज की वैल्यू निकलती है, ठीक है ना, जो आप फर्दर स्टडीज में पढ़ेंगे 12th क्लास में, आप उसके बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कोई कुछ चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो इतना होता है। ये कैसे निकलता है, ये मिलीकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकल कर आता है, ठीक है। अब एक बार बताइए, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q बराबर n टाइम्स ऑफ E। ओके, ये टोटल चार्ज हो जाएगा n, Q बराबर n E, और n क्या होता है, नंबर होता है, इंटीग्रल नंबर होता है, जैसे 1 2 500 200, ठीक है, 1000 2000 5000 इस तरीके से। तो अगर मैं यहां से करंट में फॉर्मूला रखूं Q अपॉन D, और Q क्या हो गया NE, तो ये इसका एक फॉर्मूला निकल आया। तो करंट का जो एक्सप्रेशन निकल आया I बराबर Q अपॉन T या N इंटू E बाई T, और जबकि E की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी, जो कि कूलम पर सेकंड होता है। ओके दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है 1 एम्पियर करंट। अब बात आती है 1 एम्पियर करंट। आपके बोर्ड में 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन आती है। ओके, अब 1 एम्पियर करंट होता क्या है, ठीक है। अब 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, अब एक बताइए, I बराबर 1 एम्पियर चाहिए आपको। ओके, तो 1 कब होगा, जब Q की वैल्यू 1 हो जाएगी और T की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब वो यार फोटो क्या हुआ, ओके दोस्तों, तो 1 एम्पियर कब होगा, जब 1 एम्पियर तब होगा जब Q वहां 1 हो जाए और T यहां 1 हो जाए। ओके दोस्तों, अब Q 1 होने का मतलब है कितना कूलम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, कितने समय में, 1 सेकंड में फ्लो करे। तो कोई अगर आपसे पूछे 1 एम्पियर करंट क्या होता है, आप उसको सिंपल से ये बोलोगे, 1 एम्पियर करंट हम उसको बोलेंगे जब किसी भी वायर के अंदर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए। मतलब ये कि किसी भी वायर से 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 कूलम जब चार्ज फ्लो करता है, तो उस कंडक्टर के अंदर, उस मेटल के अंदर, उस वायर के अंदर, उस अप्लायंस के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे सर ठीक है 1 कूलम चार्ज, अब 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा, वो हम अभी निकाल देते हैं। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, ठीक। अब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये निकलाएंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं यहां से 1 एम्पियर की एक डेफिनेशन और दे सकता हूं कि वो कि 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं। जब करंट पैदा होता है उसको 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। तो यहां से 1 एम्पियर की तो डेफिनेशन आ गई, when a current when a 1 coulomb charge flow through a cross section in a unit second in a 1 second, then the current flow in a conductor is called 1 ampere current. या when this particular number 6.25 into 10 to the power 18 electron flow through a conductor in a unit second, then the current in the conductor is called 1 ampere। मतलब इतना नंबर 1 सेकंड में फ्लो कर जाता है तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो ये 1 एम्पियर की आप डेफिनेशन याद रखना, जो कि बोर्ड में पूछ लिया जाता है। आप 1 कूलम के हिसाब से भी बता सकते हैं और आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी बता सकते हैं। ओके, और दोस्तों इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी बोलता है। न्यूमेरिकल क्या बोलता है, वो आपको I दे देगा, T दे देगा, Q पूछ लेगा, Q दे देगा, T दे देगा, I पूछ लेगा। इन 3 चीज में वो आपको 2 चीज दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा दीजिए, I बराबर Q अपॉन T लगा देंगे, दैट्स इट। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ये मेरा करंट हो गया। करंट के बाद बात आती है पोटेंशियल की। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बहुत सिंपल और सरल भाषा में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि होता क्या है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आपका पूरा हो गया। अब मैं नेक्स्ट आपको पोटेंशियल को इधर डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, एनी प्रॉब्लम? तो दोस्तों, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ये होता क्या है, जब कोई भी चार्ज को हम इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो वो कुछ वर्क करता है। क्या करता है? वर्क करता है। जैसे मान लीजिए मुझे एक चार्ज है, ये Q, इस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको किसी ऐसे फील्ड में लाना है जहां पे ऑलरेडी एक चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ये किसी रीजन में लाऊंगा जहां पे ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है, तो ये जितना वर्क करेगा, मान लीजिए W वर्क किया इंफिनिटी से। कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से। कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से। और इसको नाम दिया मैंने टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ओके दोस्तों। इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर से ला रहे हैं, जहां पे एक चार्ज है ऑलरेडी, मान लीजिए Q, ये ऑलरेडी चार्ज है Q, कैपिटल Q। इसकी वजह से इसके आसपास क्या होगा? एक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इसका एक प्रभाव होगा। तो क्या कहेगा, ये जब चार्ज आएगा तो इतनी आसानी से तो आएगा नहीं, तो अभी ये इंफिनिटी पर है तो वहां पे इसका प्रभाव नहीं है, मतलब इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। जैसे जैसे ये चार्ज इंफिनिटी पर, इंफिनिटी से इस रीजन में आएगा तो ये वर्क करेगा। तो ये जितना वर्क करेगा अपॉन Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल को सिंपल ये बोलेंगे कि जब हम एक टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो वो वर्क करता है, और वो एक यूनिट चार्ज में कितना वर्क करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे। अब क्या होता है, वर्क की यूनिट, ऐसा यूनिट दोस्तों क्या होती है? जूल होती है, और चार्ज की क्या हो गई? कूलाम हो गई। तो जूल पर कूलाम आपको क्या दे देगा? वोल्ट दे देगा। क्या दे देगा? वोल्ट। तो यहां से जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या हो गया दोस्तों? पोटेंशियल। इस पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट हो गई वो क्या हो गई? वोल्ट हो गई, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो वोल्टेज जो होता है वो जूल पर कूलाम भी होता है और 1 वोल्ट भी होता है, बात दोनों एक ही है। अब बात करते हैं दोस्तों 1 वोल्ट होता क्या है। अब देखो 1 वोल्ट कब आएगा? जब यहां पर होगा, जब यहां पर होगा। तो 1 वोल्ट होगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो हम ये बोल सकते हैं 1 वोल्टेज कब प्रोड्यूस होगा? जब एक यूनिट, मतलब 1 कूलम का चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आए और 1 जूल वो काम करे, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। और कितना पोटेंशियल होगा? 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की, अब आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई अंतर नहीं है, मैं आपको भी बताऊंगा क्यों अंतर नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब मान लीजिए शुरुआत में चार्ज आपका कहां था? इंफिनिटी पे था, जहां पे कोई भी पोटेंशियल नहीं था, मतलब वहां पे वोल्टेज क्या होता है? जीरो होता है। जब चार्ज आपका इंफिनिटी पर होता है तो वहां पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। अब वो क्या है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गया, मान लीजिए पॉइंट यहां पर ये चार्ज आपका आ गया, ठीक है। जब ये आपका चार्ज यहां आ गया, अब मुझे लेट अस सपोज मान लीजिए मेरा चार्ज यहां पर आ गया, इस पॉइंट को मैंने 2 बोल दिया,
क्या बोल दिया, 2 बोल दिया या 1 बोल दीजिए, मान लीजिए 1 बोल दिया। अब मैंने इस चार्ज को यहां से इस पॉइंट पे ले गया मैं, ठीक है, फिर इसने कुछ काम किया W। अब ये जो W काम किया इसने 1 से 2 ले जाने में काम किया, इसको बोल देंगे वर्क डन बाय चार्ज फ्रॉम 1 to 2, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा पोटेंशियल ऑफ 2 माइनस पोटेंशियल ऑफ 1, मतलब यहां जो पोटेंशियल होगा वो माइनस यहां जो पोटेंशियल होगा वो, उसको बोलेंगे डेल्टा P। उसी डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1 2 by Q। एनी प्रॉब्लम, नो। अब आप कहेंगे सर ये पोटेंशियल कब बन जाएगा, अब ये 1 वाला पॉइंट अगर इंफिनिटी पर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, तो ये सिर्फ V2 रहेगा, तो इसको हम पोटेंशियल नाम दे देते हैं। मतलब सिंपल सा ये है कि विद इन द फील्ड अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा हूं तो दो पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू का पोटेंशियल होगा, उसका डिफरेंस क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और जब इन्फिनिटी से आता है फील्ड के अंदर उसको हम सिंपल पोटेंशियल बोल देते हैं। हालांकि वो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पर हम जानते हैं इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको आज पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इसी चीज को 12th क्लास में आपको और तरीके से बताऊंगा, इसमें और चीजें क्या होती हैं। अभी हम 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें बता रहे हैं कि 10th के हिसाब से इतना ही सब कुछ है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। अब मैं आपको ओम्स लॉ के बारे में बताने वाला हूं कि ओम्स लॉ होता क्या है, ठीक है। तो ओम्स लॉ होता क्या है, मान लीजिए ये मैंने एक रजिस्टर को आपका किसी बैटरी से लगा दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी मतलब इसको और मैंने सेल्स को जोड़ दिया तो कॉम्बिनेशन के साथ ये बैटरी बन गया। तो बेटा ये क्या हो गया, दिस इज बैटरी, और ये क्या है, कोई भी रजिस्टर है, रजिस्टर जिसकी वैल्यू R है और इसको वोल्टेज V है, तो इसके अंदर करंट I ड्रॉ करेगा। तो होता क्या है, जो I होता है I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वोल्टेज होता है। मतलब ये कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज को चेंज करूंगा, मतलब मैं जैसे जैसे बैटरी चेंज करूंगा वैसे वैसे I चेंज होगा। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब आप कहेंगे सर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पैरामीटर का। तो दोस्तों आप एक बार बताइए कौन सी चीज किस पर डिपेंड कर रही है, बैटरी के बदलने पर ही तो करंट चेंज हो रहा है। अरे जब मैं डिफरेंट डिफरेंट बैटरी लगाऊंगा तो करंट भी तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट पैरामीटर, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, और I इज डिपेंडेंट पैरामीटर, डिपेंडेंट पैरामीटर। ओके दोस्तों, तो हम जानते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है। जो x एक्सिस होता है इसको एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। जो x एक्सिस होता है ये डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है। मतलब x के चेंज होने की वजह से जो पैरामीटर चेंज होता है वो हमेशा y पर आता है, और यही वजह है टाइम हमेशा x एक्सिस पर आता है ना कि y एक्सिस पे आता है, क्योंकि इस दुनिया में टाइम पर ही सारी चीज डिपेंड कर रही है। टाइम चेंज होगा तो हर चीज चेंज होगी। तो टाइम इज अ यूनिवर्सल इंडिपेंडेंट पैरामीटर, यही वजह है टाइम हमेशा x एक्सिस पर आए। तो अब मैं बात करता हूं, तो ओम्स लॉ ये स्टेट करता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को 1/r बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1/r।
जब हम आर को यहां ले रहे तो फॉर्मूला बन गया V बराबर आई आर। क्या बन गया दोस्तों? V बराबर आई आर। इस आर को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है? इसकी यूनिट ओम होती है। क्या होती है? ओम। ओम। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है? सबसे पहले ये समझना है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रेजिस्टेंस होगा क्या। तो ये रेजिस्टेंस होता ये है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। तो मान लीजिए कोई मेटेलिक कंडक्टर है, ये मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक। तो इस मेटेलिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, रोकेगी। तो क्या करेगा कि हर एक मेटेलिक कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस होता है, ये आपका कुछ पैरामीटर्स होता है, उन पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, ये डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। किस पे? मटेरियल। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। एसी का मतलब क्रॉस सेक्शनल, जिससे करंट फ्लो हो रहा है, ऊपर वाला एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम इसके दोनों को कंबाइन करेंगे तो L अपॉन AC आ जाएगा, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे रो आ जाता है। इस रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे दोस्तों? रेजिस्टिविटी। अब आप कहेंगे सर ये रेजिस्टिविटी होता क्या है? तो पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, रेजिस्टिविटी होता है हर मटेरियल का अलग अलग होता है। मेटल्स का अलग होगा, मेटल्स में भी कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, सेमीकंडक्टर का अलग होगा, इंसुलेटर्स का अलग होगा। तो रेजिस्टिविटी होगा क्या, आपको इसी फॉर्मूले से पता चल जाएगा। अब एक बताइए, जब लेंथ 1 यूनिट रख दिया, एरिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर रख दिया, जब ये 1 कर दिया, ये 1 कर दिया, तो R बराबर रो आ जाएगा। अरे L की यूनिट मैंने 1 रख दी, AC क्या रख दिया, AD1 रख दिया, तो R बराबर क्या आ जाएगा? रो आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं, जब एक यूनिट का वायर, मतलब एक यूनिट लेंथ का वायर, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी 1 यूनिट स्क्वायर है, तो जो रेजिस्टेंस होता है उसका, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। मतलब 1 मीटर का वायर और 1 मीटर स्क्वायर या 1 यूनिट स्क्वायर का वायर, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? सिंपल, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इसकी यूनिट हमने निकालनी है, इसकी क्या होगी? मीटर होगी। इसकी क्या होगी? मीटर स्क्वायर होगी। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो यहां से मीटर ये बचा, यहां मीटर पहुंच गया, तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई वो ओम इनटू मीटर हो गई। सिंपल। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, जो रेजिस्टेंस होता है वो 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, रो पर, L पर, AC पर। ओके दोस्तों, अब इसके बाद एक चीज और, ओम्स लॉ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ। क्या है? ग्राफ। तो ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होता है, उस ग्राफ से हम क्या समझते हैं, और ये ग्राफ क्यों वैलिड रहता है, कब तक वैलिड रहता है, किन चीजों के लिए वैलिड रहता है, ये हमको इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पर बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन आया करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके ग्राफ के बारे में बताऊंगा। अब इसका ग्राफ क्या होता है, अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया I और ये मैंने V एक्सिस, अब आप कहेंगे सर बुक में V यहां है, I यहां पर है। चलिए कोई बात नहीं, आप V को यहां बना लीजिए, I को यहां बना लीजिए, पर एक्चुअल में अगर आप एज पर दिस कॉन्सेप्ट जाएंगे तो V को आपको इस एक्सिस पे बनाना पड़ेगा और I को इस एक्सिस पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन निकल कर आता है। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। और इसका जो स्लोप होगा, इसको बोलते हैं स्लोप। इस एंगल को अगर थीटा बोलते हैं तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ग्रेडियंट, तो जो इसका स्लोप होगा उसको m से दिखाएंगे, m बराबर tan थीटा, tan थीटा होता है 1/r। अब आप कहेंगे सर ये स्लोप क्या है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है।
इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सिंपल से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है जो कि हम 11वीं क्लास में समझते हैं। उसका कुछ बेसिक्स मैं आपको अभी बता दूंगा। जैसे कि ये मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए R2 है। ओके दोस्तों,